नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंड अप। और कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर तो नजर रहेंगी ही, लेकिन फोकस करेंगे कच्चे तेल पर, जहां पर हमने तेजी आते हुए देखी है। तो तुर्की के सहारे कच्चा तेल जो चला है वो कितना टिकाऊ है, यहाँ से आगे की चाल क्या रहेगी, इसको समझेंगे। और साथ ही बात करेंगे सोने पर, जहां पर हमने लगातार तेजी के बाद बीच बीच में सोना मौका जरूर दे रहा है खरीदारी करने का। थोड़े भाव नीचे आते हुए दिखाई दिए हैं, तो क्या ये खरीदारी का मौका है या रुकना है, इस पर फोकस करेंगे। एग्री कमोडिटी मार्केट पर तो नजरें होंगी ही, लेकिन खास तौर से बात करेंगे तुअर की, जहां पर जो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन कल रात आते हुए दिखाई दी है उसके मायनों को समझेंगे। इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आईएफएल सिक्योरिटीज के वीपी अनुज गुप्ता, धन.co के डायरेक्टर जयप्रकाश गुप्ता, एनर्जी एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा और साथ ही आगे शो में जेबीएल एग्रो के डायरेक्टर विवेक अग्रवाल हमारे साथ मौजूद रहेंगे। आप सभी का स्वागत है इस शो में। और सबसे पहले फोकस करेंगे कच्चे तेल पर, जहां पर हमने ब्रेंट पर भाव $78 के पार जाते हुए देखा है और घरेलू बाजार में भी प्राइसेस एकाएक 6600 के 6000 के नजदीक तो अभी कारोबार कर रहे हैं, लेकिन हमने 6600 तक जाते हुए प्राइसेस देखे थे। और एक हफ्ते में ही जो तेजी रही है वो 3% के आसपास रही है ब्रेंट में। तो क्या मायने हैं इसके, और इन्हीं को समझने के लिए हमारे साथ मिस्टर नरेंद्र तनेजा मौजूद हैं। तनेजा जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो ये जो हो रहा है कच्चे तेल के मार्केट में, आप कैसे समझते हैं इसे, जो ये रिकवरी बनी है? इनफैक्ट आपने बार बार ये मेंटेन किया है कि बहुत एक बड़ी रेंज के अंदर ही तेल रहेगा और उसके हिसाब का हम एक्शन आते हुए देख भी रहे हैं, लेकिन इन रीसेंट डेवलपमेंट्स पर आपका टेक क्या है? लेकिन मैं रिकवरी इसको नहीं कहूंगा, क्योंकि 80-80 डॉलर पर बैरल से नीचे जब भी प्राइस जाएगी तो वो प्रेशर में आ जाएगी और वापस उसको प्रोड्यूसर्स हैं, मार्केट हैं, स्पेकुलेटर्स हैं और तमाम जो लोग हेजिंग करते हैं, दे मेक श्योर कि भाई $80 से नीचे नहीं जाना चाहिए, तो उसको वापस लाएंगे वो। और उसके लिए प्रोडक्शन कट भी जरूरत हो जाए, चाहे उसको डिस्क्लोज किया जाए या ना डिस्क्लोज किया जाए, वो भी रहेगा। और दूसरी तरफ ये भी बरकरार रहेगा कि जो रशिया का ऑयल है वो बाजार में आता रहे, चाहे वो भारत तो आता ही है, चीन आता ही है, टर्की का आपने नाम लिया, इसके अलावा मोरक्को है, वो उसके माध्यम से भी जा रहा है। और तमाम तेल जो है यूरोप और अमेरिका तक जा रहा है, ये प्रोडक्ट के रूप में जा रहा है, कई जगह तो क्रूड के रूप में भी जा रहा है। लेकिन अभी जो बैंकिंग सेक्टर के अंदर जो एक तरीके से अनसर्टेनिटी बनी रही, अनिश्चितता थी, खासतौर से पहले अमेरिका में, उसके बाद डॉइचे बैंक को लेकर खबरें आई, तो बाजार उससे थोड़ा सा, तेल का बाजार भयभीत हो गया था उससे, उसको लग रहा था ये क्या हो रहा है। लेकिन अभी जो है थोड़ा सा जो रियश्योर्ड हुआ है। दूसरी तरफ से चाइना जो सबसे बड़ा फैक्टर है, कि चाइना को लग रहा है कि चाइना अभी स्टेबल हो रहा है, चाइना धीरे धीरे खुल रहा है। अर्थात ये है कि चाइना की जो डिमांड है वो मार्केट में अच्छी तरीके से आने वाले समय में दिखने वाली है। उसको लेके पहले अनसर्टेनिटी थी, लेकिन अब जो है बाजार पॉजिटिव है कि चाइना धीरे धीरे खुल रहा है और चाइना से डिमांड जो है वो बढ़ेगी। अब वो 5 लाख बैरल बढ़ती है, 7 लाख बैरल बढ़ती है, लेकिन बाजार मान के चल रहा है कि 7 लाख बैरल बढ़ेगी पर डे। तो इसको लेकर के आश्वस्त है और यही कारण है कि आपने देखा तेल ऊपर जाएगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि $80 पर बैरल का जो, अगर इसके आसपास आप लेके चलते हैं 80 to 90 का बैरल, आप बहुत ही सेफ स्पेस में होते हैं। इससे कम होगा, बहुत ज्यादा नहीं टिकेगा, सस्टेनेबल नहीं होगा, वापस आएगा। अगर 90 से ऊपर भी जाता है वो भी सस्टेनेबल नहीं होगा, क्योंकि उसको जो है और फैक्टर्स आ जाएंगे, चाहे उसमें पॉलिटिकल इंटरवेंशन आ जाएगा जो दिखता नहीं है लेकिन पीछे से होता है तेल के ऊपर हमेशा, चाहे कुछ और वजह हो जाएगी। और दूसरा यह है कि ओपेक जो है और नॉन ओपेक अर्थात रशिया, ये खासतौर से रशिया, ये सब कंफर्टेबल है अगर $80 के आसपास तेल रहता है तो। उससे जैसे आपने देखा है कि नीचे गया, फिर बहुत नीचे गया, कुछ लोगों ने कहा 40 हो जाएगा, कुछ लोगों को मैंने टीवी पे सुना वो कह रहे थे $30 हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, तो जाएगा नीचे, 70 भी जा सकता है, उससे नीचे भी जा सकता है, लेकिन टिकेगा नहीं वहां पे। तो $80 जो एक ऐसी रेंज है जिस पर प्रोड्यूसर से लेकर के बड़े कंज्यूमर, जिसमें इंडिया भी शामिल है, कंफर्टेबल है। अगर 80 होता है तो भाग भी शिकायत नहीं करता, लेकिन 80 से ऊपर जाए तो तमाम शिकायतें आती हैं, 80 से नीचे जाए प्रोड्यूसर मिल जाते हैं, प्रोडक्शन कट हो तो वो भी करते हैं। लिहाजा आज की तारीख में रियलिटी ये है कि आने वाले 3-4 महीने अगर हम $80 पर बैरल को बेस मान के चले, ये माने कि एवरेज ये रहने वाला है, हम सेफ स्पेस में होंगे। अच्छा मिस्टर तनेजा, ये तो ब्रॉडर आउटलुक हुआ और जो भी तमाम डेवलपमेंट्स हैं मार्केट में उस पर आपने चर्चा की, लेकिन जो ये तुर्की के सेहान पोर्ट को लेकर लीगल डिस्प्यूट है, इसे आप कैसे देखते हैं? इमीडिएट इम्पैक्ट के बेसिस पे कितना रोल है इसका क्रूड प्राइस मूवमेंट पर? देखिए, टर्की के रशियन ऑयल जो है टर्की के माध्यम से जा रहा है। इसके अलावा ये है कि आपको पता है पाइपलाइन है टर्की में जो कि आती हैं, जिसमें खास सेंट्रल एशिया से कुछ आती हैं। इधर सेंट्रल एशिया का ऑयल भी टर्की के माध्यम से जाता है।
वो टर्की को यूरोपियन देश भी माना जाता है और एशिया के लोग उसे एशियन कंट्री मानते हैं। उसकी जोग्राफिकल लोकेशन ऐसे है कि वहां से तेल का एक्सपोर्ट या इंपोर्ट या प्रोडक्ट्स का इंपोर्ट या एक्सपोर्ट से बड़ा आसानी से हो पाता है। इसलिए आपने देखा कि मार्केट ने इसको इस तरह से वो करा, मार्केट ने रिएक्ट किया। लेकिन मेरा मानना है कि वो ये स्टेबलाइज हो जाएगा बहुत जल्दी, क्योंकि टर्की जो है काफी उसको इससे पैसा कमाने को मिलता है और उस टर्की सरकार जो है वो चाहती है कि टर्की एक बहुत बड़ा सेंटर बना रहे, खासतौर से तेल और या एनर्जी को लेकर के, इसलिए उसको स्टेबलाइज किया जाएगा। इशू लीगल है, ये आए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो ज्यादा टिकेंगे, रिजॉल्व हो जाएंगे। और आपने ऑलरेडी देखा है कि मार्केट के अंदर उसका जो एक तरह का प्ले जो है दिखना शुरू हो गया है। तो टर्की कोई बहुत बड़ा चिंता का विषय नहीं है कि वो टर्की जो है उसको पता है कि जो ऑयल का पूरा ट्रेड है, वर्ल्ड ट्रेड, उसमें उसकी भूमिका क्या है। आप ट्रांजिट रूट को भी अगर देखते हैं तो वहां पे टर्की की बड़ी भूमिका होती है, इसलिए वहां वो किसी तरह की ऑब्स्ट्रक्शन या ऑब्स्टिकल नहीं चाहेगा जो लंबे समय तक चले, उसको रिजॉल्व करेगा। ओके ओके, चलिए शुक्रिया मिस्टर तनेजा अपने व्यूज देने के लिए तमाम सभी डेवलपमेंट्स पर और प्राइसेस पर भी। तो $80 एक ऐसा लेवल है जहां पर स्टेबलाइज करेगा क्रूड, ऑल्दो इन स्तरों से ऊपर नीचे होने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। जय, आपने भी सुना मिस्टर तनेजा को, आपका व्यू क्या है कच्चे तेल पर और क्या स्ट्रैटेजी? जी गुड मॉर्निंग दीपाली। देखिए $80 मुझे लगता है प्राइसेस अभी शॉर्ट टर्म में स्पाइक दिखा है, लेकिन फंडामेंटली ये प्राइसेस सस्टेनेबल नहीं है। जिस हिसाब से यहाँ पे चिंताएं हैं ग्लोबल रिसेशन को लेके, फेड की तरफ से जो स्टैंस है वो अभी भी सॉफन नहीं हुआ है। उन्होंने 25 बेसिस पॉइंट रेट बढ़ाए हैं। आज भी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डेटा आना है, उसे भी देखना जरूरी है। इसी वीक में यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, जीडीपी के नंबर्स हैं। तो ये तमाम इंडिकेशंस हैं कि यहाँ पे जो एक क्लैरिटी चाहिए ग्लोबल ग्रोथ के लिए वो मिल नहीं रहा है। और क्रूड का एक पॉजिटिव कोरिलेशन है इकोनॉमिक ग्रोथ या ग्लोबल ग्रोथ को लेके। तो मुझे लगता है $70 से $80 अगर ब्रेंट क्रूड की बात की जाए, और वहीं अराउंड $65 से $75 WTI, मुझे लगता है मार्केट यही दायरे में काम करेगा फॉर नेक्स्ट 2-3 मंथ्स। हायर साइड में यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है, क्योंकि ऑलरेडी $80 के आसपास है। कोई लॉन्ग पोजीशन है तो मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा स्ट्रेटजी होगा करंट लेवल्स पे लॉन्ग साइड से एग्जिट ले लेना। कोई अगर रिस्की ट्रेड लेना चाहता है तो आई थिंक $80 के ऊपर जब ब्रेंट टूट जाए तो वहां पे सेल किया जा सकता है $82 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से। उसका आप घरेलू कन्वर्शन करके MCX में प्राइसेस देख सकते हैं और अकॉर्डिंगली यहाँ पे एक पोजिशनल व्यू बना के चला जा सकता है। ओके, आपका व्यू क्या है ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से कच्चे तेल पर, अनुज? दीपाली जी गुड मॉर्निंग। देखिए 2 दिनों में हमें एक रिकवरी यहाँ पर आते हुए देखी है और क्रूड के भाव देखें तो अगेन आप 6000 के आसपास MCX में हिट होते हुए दिखाई दिए। तो यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दिया, जहां हम पहले 5700 एक रेजिस्टेंस के तौर पे देख रहे थे, अब मार्केट ने उसको ब्रीच किया है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर एक बाउंस बैक कंटिन्यू रहेगा। एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऊपर में 78 से लेकर $79 तक के लेवल क्रूड में देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर खरीदारी की सलाह रहेगी। भाव अगर नीचे आते हैं करीबन 5950 के आसपास तक, तो वहाँ खरीदारी कर सकते हैं। 5770 पे स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट ऊपर हमें लग रहा है कि एक बार अगेन 6100 से लेकर 6200 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो ट्रेंड पॉजिटिव वे में आता हुआ दिखाई दिया है और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर एक अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। ओके, चलिए, तो ये बात हुई कच्चे तेल के 6000 के मौजूदा लेवल्स M6 पर। लेकिन अब सोने चांदी पर भी नजर डाल लेते हैं, जहां पर हमने गोल्ड में अगर फिलहाल आप लेवल्स देखेंगे तो 58,700 के आसपास सोना कारोबार कर रहा है। चांदी में तेजी आई है, 70,000 के नजदीक चांदी ट्रेड करते हुए। और इंटरनेशनल मार्केट्स में भी $1960 के आसपास कॉमेक्स पर कारोबार कर रहा है गोल्ड, और सिल्वर $23 के आसपास है। जय, आपका व्यू लेना चाहेंगे? 60,000 के पार हमने भाव आते हुए देखे, 58,600-700 के आसपास फिलहाल हम 2 सेशन से देख रहे हैं सोने को घूमते हुए। तो थोड़ा यहाँ पर क्या ये मान के चले कि एंट्री करने का मौका दे रहा है गोल्ड, और क्या रेंज, क्या व्यू इन लेवल से? दीपाली देखिए, अगर किसी को मीडियम टर्म आउटलुक से लेना है तो आई थिंक करंट लेवल्स पे भी बुरा नहीं है बाई करना। अगर कोई ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव या महीने 1.5 महीने के हिसाब से लेना चाहता है, आई थिंक थोड़ा वेट करना चाहिए। मुझे लगता है $19-25 यहाँ करंट लेवल से अराउंड $35 से $40 की गिरावट पे यहाँ पे एंट्री करना बेटर रहेगा। अगर घरेलू मार्केट में उसको ट्रांसलेट करें तो आई थिंक 57-800 के आसपास एक बेटर लेवल है यहाँ पे शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए एंट्री करने के लिए। वहीं सिल्वर की बात की जाए, आज हम लोगों ने 70,000 के ऊपर भी जाता हुआ देखा। अब 70,000 एक रेजिस्टेंस बन गया है। 2-3 बार सिल्वर ने अटेम्प्ट किया 70,000 ब्रीच करने का, लेकिन वहां जाके ठहर जाता है।
अब जो नंबर्स आएंगे इस वीक में उस पे गौर देना बहुत जरूरी है। आई मीन यूएस से जो नंबर्स रिलीज होंगे, चाहे वो जीडीपी को लेके हैं, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स को लेके हैं, या हम्म। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के नंबर्स हैं, अगर ये नंबर उम्मीद से बेहतरीन रहते हैं तो मुझे लगता है फेड का इंटरेस्ट रेट पॉज नहीं होगा, और वो हो सकता है कि यहाँ पे गोल्ड सिल्वर के लिए शॉर्ट टर्म में एक प्रेशर क्रिएट करे सेलिंग साइड में। तो उसको वॉच करना बहुत जरूरी है। ओके। सिल्वर पर अनुज आपकी राय क्या है 70,000 के पार फिलहाल ट्रेड करते हुए? देखिए, सिल्वर अगर देखें तो एज कंपेयर गोल्ड के थोड़ा ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से हमने बेस मेटल में रिकवरी देखी है और चाइनीज डिमांड रही है, तो उससे काफ़ी हद तक मुझे लग रहा है चांदी भी यहाँ पे आउट परफॉर्म करती हुई नजर आएगी। तो चांदी के अंदर बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी। हमें लग रहा है कि नीचे करीबन 69,500 69,700 के आसपास के लेवल मिले तो खरीदारी करना चाहिए। हमें लग रहा है कि ऊपर में 70,500 से लेकर 71,000 तक के लेवल सिल्वर में देखने को मिल सकते हैं, और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक बार $24 तक के लेवल सिल्वर में जल्दी देखे जा सकते हैं। तो जिस तरह का ट्रेंड बना है सिल्वर में एज कंपेयर गोल्ड के, मुझे लग रहा है कि अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा और जल्दी ही 23.5 से लेकर $24 तक के लेवल इंटरनेशनल मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। जय, बेस मेटल्स पर राय क्या है? कोई खास एक्शन नहीं है, मिला जुला ट्रेंड, क्या व्यू आपका? नेपाली देखिए, एक जो यूरोप में यहाँ पे जो स्मेल्टर्स बंद हुए हैं और वहां से जो सप्लाई स्क्वीज है, इसके कारण एक अपसाइड मोमेंटम दिख रहा है, चाहे वो कॉपर एल्यूमिनियम दोनों के प्राइसेस में हो। दूसरी तरफ यहाँ पे चाइना से जो एक उम्मीद है कि हो सकता है चाइना में यहाँ पे इंडस्ट्रीज रिवाइव हो और चाइना की तरफ से डिमांड निकल के आए, इस तर्ज पे बेस मेटल ही नहीं क्रूड में भी एक पॉजिटिव मोमेंटम बना है। तो आई थिंक अगेन यहाँ पे कंसर्न्स अभी भी है, फंडामेंटल्स कुछ चेंज नहीं हुए हैं, ये मुझे लगता है शॉर्ट टर्म बाउंस है। बहुत कुछ इसमें रीड करने का नहीं है, प्योरली ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से आई थिंक ये बाउंस को प्ले किया जा सकता है। कॉपर पॉसिबल है कि 796 800 का लेवल दिखा दे, लेकिन वो लेवल सस्टेनेबल नहीं है। अगर सस्टेनेबल लेवल्स की बात की जाए तो आई थिंक 735 से 740 का लेवल है, जिसका वेट करना चाहिए अगर कोई मीडियम टर्म या 6 से 8 महीने के लिए कोई पोजीशन बनाना चाहता है। अदरवाइज ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से आई थिंक अराउंड 796 से 800 एक अच्छा सेलिंग जोन है कॉपर के लिए, फॉर अ टारगेट ऑफ 775 एंड 770। आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंड अप, और बात करेंगे तुअर की। दरअसल सरकार ने तुअर के स्टॉक पर नजर रखने के लिए कमेटी बनाई है और सरकार का कहना है कि पर्याप्त इंपोर्ट के बाद भी बाजार में तुअर की कमी है और अगर जमाखोरी की बात सामने आती है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी खबर पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ जेवीएल एग्रो के डायरेक्टर विवेक अग्रवाल मौजूद हैं, जेएलवी एग्रो के। और विवेक जी नमस्कार, स्वागत है आपका। पहले तो इनफैक्ट ऑन ग्राउंड रियलिटी क्या है वो समझना चाहेंगे। डिमांड सप्लाई को लेकर कितनी सप्लाई हो रही है, और जो बात सरकार ने कही, क्योंकि सरकार ने काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें कही। उन्होंने कहा है साफ तौर पे कि इंपोर्ट होने के बावजूद भी कमी है और जो कारोबारी हैं वो अपने स्टॉक को डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं। तो फिलहाल पहले तो सप्लाई साइड पर स्थिति बनी हुई है क्या? नमस्कार। जैसा कि सरकार ने कल कमेटी गठित की, उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि वो दालों की प्राइसों पे थोड़ा नियंत्रण रखें और देखें कि प्राइसें क्यों नहीं घट रही हैं। तो मैं आपको एक एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी ये है कि हम लोग तुअर में शॉर्ट हैं, और आपने कई जगह देखा भी होगा कि जो हमारी क्रॉप है इस बार 6 से 8 लाख टन के एक्सपेक्टेड है कि ये कम है, और ये बिल्कुल जमीनी सच्चाई है। दूसरा, हम इंपोर्ट लगातार करते आ रहे हैं और जिससे इसकी सप्लाई साइड बनी हुई थी, लेकिन जब आप बहुत ज्यादा डिफिशिएट होते हैं तो डेफिनेटली प्राइस पे फर्क आता ही है। ये हो सकता है कि थोड़े बहुत कुछ लोग मार्केट में ये स्टॉक कर रहे हों और वो लिक्विडेट नहीं कर रहे हों, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये बहुत बड़ा रीजन है जिसके कारण प्राइस स्पाइक अप हो रही है। प्राइस स्पाइक अप होने का मेन रीजन ये है कि आपकी सप्लाई साइड कम है और डिमांड लगातार बनी हुई है, और ये आने वाले टाइम पे आपको ज्यादा दिखेगी, क्योंकि जब अभी अराइवल तो अभी भी है थोड़े बहुत, जब ये पूरी तरीके से बंद हो जाएंगे तो मुझे लगता है बाजार यहाँ से थोड़ा और करेक्ट कर सकता है और बाजार और बढ़ सकता है यहाँ से। तो गवर्नमेंट जो सोच रही है, हो सकता है उसमें कुछ सच्चाई हो, लेकिन पूरी सच्चाई हो ये मुझे नहीं लगता। रही बात इंपोर्ट की, जी इंपोर्ट में अभी आज ओरिजिन पे भी इंपोर्ट पे माल नहीं है। अफ्रीका ऑलमोस्ट पूरा खाली हो चुका है। अब जब नई क्रॉप आएगी जुलाई अगस्त में, तब वहां से अपनी सप्लाई चालू होगी। अभी लास्ट में जो क्रॉप आ रही है वो सूडान तुअर की है, और वो भी थोड़े दिनों में मेरे ख्याल से आने वाले 1-2 महीने में खत्म हो जाएगी, और वो बहुत बड़ी क्रॉप नहीं है। तो सप्लाई साइड कंसर्न है, लोकल डिमांड देयर है, और वहां पे जो गैप है वो बहुत बड़ा है।
इनफैक्ट प्राइसेस की जो आपने बात कही, इसकी आशंका तो पहले ही थी कि प्राइसेस ऊपर जा सकते हैं, डिमांड सप्लाई मिसमैच की वजह से ही, प्रोडक्शन की वजह से ही। लेकिन अब जैसे आपने कहा कि अब तक जो अराइवल्स आ रहे हैं, जब आने बंद हो जाएंगे, डिमांड ऑलरेडी मेंटेन्ड है, तो प्राइसेस और ऊपर जाएंगे। ऑलरेडी हायर प्राइसेस की वजह से ही गवर्नमेंट ने कमेटी फॉर्म की है जो कि नज़र रखेगी, और होर्डिंग हुई है कि नहीं उसकी इनफैक्ट जांच की जाएगी। तो प्राइसेस आप अब मौजूदा लेवल से और कहाँ जाते हुए देखते हैं, पल्सेस के, या तो पल्सेस में अगर तूर दाल की बात करें तो? जी देखिए, कुछ दिन पहले मैं आपके चैनल पे था, मनीषा जी के साथ मेरी बात हो रही थी और मैंने उस समय कहा था कि बाजार यहाँ से 4-5 रुपए किलो और बढ़ेंगे, जो निश्चित रूप से उतने बढ़े। अब यहाँ से मेरे ख्याल से बाजार बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेंगे, हो सकता है थोड़े बहुत बढ़े, लेकिन ये जो डिमांड है लगातार बनी रहेगी, क्योंकि आप देखिए सिर्फ तुअर नहीं, उड़द में भी एक अच्छी तेजी आ चुकी है। मसूर जो हमारे पास बम्पर क्रॉप है, और ऑस्ट्रेलिया कनाडा पे भी अपने पास अच्छी क्रॉप है, उसके बाद भी बाजार जो है वो टिके हुए हैं, बाजार घटे नहीं, क्योंकि ये एक्सपेक्टेशन थी कि जब क्रॉप बहुत होगी तो बाजार घट सकते हैं, क्योंकि उसका कंजम्पशन, तुअर का कंजम्पशन मसूर में शिफ्ट होगा और उससे भी उसको प्राइस को सपोर्ट मिलेगा। तो दोनों चीजों पे बाजार जो है मेरे ख्याल से एक अच्छे प्राइस पे ट्रेंड करेगा, एमएसपी के आसपास करेगा, तो ये एक अच्छी बात है। सिवाय तुअर को छोड़ के आपको कहीं ऐसा नहीं लगेगा कि प्राइस में बहुत डिस्पैरिटी हो गई। तो मुझे लगता है गवर्नमेंट थोड़ा सा इस पे अगर एक्शन लेगी, या जो एक्शन ले रही है थोड़ा बहुत और उस पर कुछ 1-2 और डिसीजन लेंगे, वो स्टॉक लिमिट जैसे अगर लाते हैं, तो वो अभी उतना सही नहीं होगा, ये समय सही नहीं है। क्योंकि जब हम लोग किसानों की बात करते हैं, उनको अच्छे प्राइस की बात करते हैं, तो अगर कुछ अच्छा प्राइस उनको मिल रहा है तो मुझे लगता है गवर्नमेंट को थोड़ा उसमें उस एंगल से भी देखना चाहिए। और बाजार अभी उतने ज्यादा नहीं बढ़े हैं जिसके लिए आप बहुत पैनिक होके कोई बहुत हाश कदम उठा लें। यस, जो होर्डिंग कर रहे हैं, जो बड़ी क्वांटिटी में होर्डिंग कर रहे हैं, आप निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई कीजिए। पर जो छोटा व्यापारी है, जो किसान है, अगर उससे लाभान्वित हो रहा है, मुझे लगता है कि इसको सरकार को थोड़ा सा वॉच करना चाहिए। अच्छा, विवेक जी, अगर तूर के अलावा आपने उड़द का जिक्र किया, लेकिन बाकी दालों की बात करें, चना हो, मूंग हो, वहाँ किस तरीके की स्थिति है? क्योंकि वहाँ तो बम्पर क्रॉप की भी बात हम पिछले कई महीनों से सुन रहे हैं, तो वहाँ पर क्या सिचुएशन सप्लाई साइड पर और प्राइसेस पर? मूंग तो लगातार हम लोग अलग अलग जगह से हिंदुस्तान में मूंग की क्रॉप अलग अलग स्टेट से लगातार 12 महीना आती रहती है, और भारत सरकार के पास, नाफेड के पास भी एक अच्छा स्टॉक है। तो मूंग अभी एक हायर प्राइस पे ट्रेंड कर रहा है, लेकिन वो एमएसपी के आसपास ट्रेड कर रहा है, और उसकी सप्लाई साइड रहेगी तो मूंग में कोई मुझे नहीं लगता कि बाजारों में कोई चिंता की बात है। चना हम देखें तो चना गवर्नमेंट ने एस्टिमेट किया था 135 लाख टन के आसपास, जो मार्केट उस चीज को उससे एग्री नहीं करता, उनको लगता है कि उससे काफी कम क्रॉप होगी। बट तो भी चूंकि भारत सरकार के पास, नाफेड के पास एक बफर स्टॉक है, तो उसमें भी प्राइस एमएसपी के आसपास अगर आके ट्रेड करता है, थोड़ा बहुत उससे ऊपर जाता है, तो चिंता की विषय नहीं है, और ये एक अच्छा प्राइस रेट रहेगा। मसूर, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी मसूर में बोला कि इस बार क्रॉप हमारी अच्छी है, और ऑस्ट्रेलिया कनाडा में भी क्रॉप अच्छी है, तो मसूर पे भी कोई चिंता का विषय नहीं है, और ये बिल्कुल आपके एमएसपी के आसपास ही प्राइस ट्रेड करेगी, एंड दैट्स गुड फॉर होल कंट्री एंड एज वेल एज कंज्यूमर एज वेल एज द फार्मर। ओके, ओके, चलिए, शुक्रिया आपका विवेक जी, बातचीत करने के लिए, फिलहाल की स्थिति, प्राइसेस पर अपने व्यू देने के लिए, थैंक यू। और तो पल्सेस यानी इन स्तरों से और ऊपर ना जाए तो बहुत नीचे आने की प्रोबेबिलिटी नहीं है, प्राइसेस जहां हैं वहीं मेंटेन रह सकते हैं, ये फिलहाल का व्यू है। देखना होगा गवर्नमेंट क्या एक्शन लेती है। लेकिन एग्री कमोडिटी मार्केट की अगर बात करें तो आज के सेशन में हम ग्वार पैक में थोड़ी तेजी देख रहे हैं, कॉटन सीड ऑयल केक मजबूत है, और स्पाइसेस के पैक में कोरिएंडर कल भी टूटा था, आज भी 2% नीचे। अनुज, क्या ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज आपकी एग्री कमोडिटी बास्केट से? देखिए, ग्वार में एक अच्छा खासा मोमेंटम देखा है, हमें लगता है कि आज भी एक अपसाइड मोमेंटम देखा है, ऐसा शॉर्ट कवरिंग यहाँ पर आ सकती है, तो ग्वार में खरीदारी की सलाह रहेगी, करीबन 5600 के आसपास खरीदारी करें, 5450 का स्टॉप लॉस है, टारगेट ऊपर में 5850 तक देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर हम कॉटन सीड ऑयल केक की बात करें तो यहाँ पर हमने ट्रेंड अगेन पॉजिटिव होते हुए दिखा है, तो कॉटन सीड ऑयल केक में करीबन 2700 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं, 2640 का स्टॉप लॉस है, टारगेट ऊपर 2800 तक आ सकता है। तो ग्वार और कॉटन में खरीदारी रहेगी। हालांकि अगर हम कोरिएंडर की बात करें तो ऑलरेडी लोअर लेवल्स पर है, मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक रिकवरी देखने को मिल सकती है, तो कोरिएंडर में भी अगर भाव नीचे करीबन 6600 के आसपास मिलते हैं तो वहाँ पर एक खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये तो रही स्ट्रैटेजीज ग्वार पैक पर, और साथ ही जीरे पर यहाँ पर राय दी है। कॉटन सीड ऑयल केक पर एक आपका कमेंट, 1% ऊपर प्राइसेस, क्या व्यू इन लेवल से?
देखिए कॉटन सीड ऑयल केक में भी ट्रेंड पॉजिटिव ही दिख रहा है। हमें लगता है कि 2700 के आसपास खरीदारी करें, 2640 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट ऊपर 2800 तक हो सकता है। तो कहीं ना कहीं डिमांड बढ़ने की वजह से भावों को सपोर्ट मिला है और अभी हमें लग रहा है कि और तेजी पूरे ही कॉटन पैक में देखने को मिल सकती है। ओके, तो ये राय रही कॉटन सीड ऑयल केक पर 2718 के लेवल। स्पाइसेस के पैक पे टर्मरिक, धनिये में टर्मरिक तो इनफैक्ट थोड़े दबाव में है, लेकिन धनिये में 2% की गिरावट फिलहाल देखने को मिल रही है। कैस्टर भी 1% नीचे है। ये धनिये पर क्या सलाह दे रहे हैं आप अपने क्लाइंट्स को अभी अनुज? देखिए धनिया में अभी भी हमारा जो ट्रेंड है थोड़ा सा पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ओवरसोल्ड जोन में है और हम यहाँ से एक रिकवरी देख रहे हैं। फिजिकल मार्केट में हमें लग रहा है कि एक बाउंस बैक कोरिएंडर में आ सकता है, लोअर लेवल पे खरीदारी आ सकती है। तो कोरिएंडर में खरीदारी की सलाह है करीबन 6,600 के आसपास में। ऊपर हमें लग रहा है कि 6,800 7,000 तक के लेवल दोबारा देखने को मिल सकते हैं। तो खरीदारी ही हमें लगता है 6,600 के आसपास कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये रहा रही कोरिएंडर पर 2% नीचे प्राइसेस फिलहाल ट्रेड करते हुए। शुक्रिया अनुज और जय, आप दोनों का ही शो में आने के लिए, अपनी स्ट्रैटेजीज, अपने व्यूज सभी कमोडिटीज पर देने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पार फ्यूचर मार्केट का पूरा एक्शन फ्यूचर एक्सप्रेस में। नमस्कार।